अंजू वर्मा, उम्र 17 वर्ष, दौलतपुर हरियाणा। लड़कों और लड़कियों को अलग तरह से क्यों पाला जाता है? अंजू ने सीधे अपनी मां से ही ये सवाल पूछकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। लड़कों और लड़कियों को अलग तरह से क्यों पाला जाता है? अंजू ने यही सवाल पहले अपनी मां से पूछा और फिर समाज से। अंजू का पालन पोषण ग्रामीण हरियाणा में हुआ, जहां लड़कों को पालकों पर बिठाकर उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे भाई को कुछ ज़्यादा ही लाड किया जाता था। ये बहुत छोटी चीज़ थी जहाँ से अंजू ने भेदभाव का अनुभव किया। जैसे कि अंजू को अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने पर मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती थी और उन्हें मम्मी के साथ घर के कामकाज में भी हाथ बटाना पड़ता था। लेकिन भाई के जो मन में आता था वो करता था और मम्मी के पास एक ही सफाई होती थी, लड़का सब कुछ है, लड़कियां तो पराई होती हैं। भारत के ऐसे गांव जहां जाट समुदाय का वर्चस्व है, वहां आज भी महिला घूंघट पहनती हैं और उन्हें पुरुषों के मुकाबले द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। फिर भी अंजू खुशकिस्मत पैदा हुई थी। वो स्कूल जाती थी। ये एक ऐसा विशेष अधिकार था जो कभी उनकी मां को नहीं मिला था। और एक दोपहर जब स्कूल के बाद अंजू अपने घर की तरफ जा रही थी तो उन्हें लाउड स्पीकर पर जोर की आवाज़ सुनाई दी। गांव के चौक पर कुछ प्रोग्राम हो रहा था। चल देखते हैं क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी सहेली से कहा, मज़ा आएगा। चौक के बीच में एक बड़ी सी वैन खड़ी थी जिस पर बहुत से रंगीन पोस्टर लगे थे। सभी बच्चों के अधिकार होते हैं, लाउड स्पीकर पर एक युवा आवाज़ ने दोहराया। क्या आप जानते हैं कि वो अधिकार कौन से हैं? नहीं पता, श्रोताओं में खड़े बच्चों ने कहा। हमें बताओ ना प्लीज़, लाउड स्पीकर वाली युवा आवाज़ ने उन्हें समझाया। चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर बच्चे को समान रूप से पढ़ने, खेलने, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। और जब लड़कों को ये अवसर दिया जाता है और लड़की को नहीं, तो उसको भेदभाव कहते हैं। अंजू और उसकी सहेली ने एक दूसरे को देखा। ये तो हमारे साथ भी होता है। ये तो उनके जीवन की ही कहानी भी थी। प्रोग्राम ख़त्म हो गया और अंजू घर लौट आई, लेकिन ये रात भर सो ना सकी। मेरे भाई को मुझसे पहले खाना क्यों मिलता है? उसे पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े क्यों दिए जाते हैं? लड़कियों को घर से बाहर जाकर खेलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? वैन वाले लोगों की बात उनके माँ बाप की बात से इतनी गलत क्यों थी? अब कौन सही था और कौन गलत? बहुत कशमकश के बाद अंजू इस नतीजे पर पहुंची कि उनके माता पिता गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको बताए कैसे? इन चीज़ों के बारे में बात करना आसान नहीं था। तो काम में अपनी माँ का हाथ बटाते हुए अंजू ने धीरे से अपनी एक दो सहेलियाँ की कहानी सुना दी, जिनके माँ बाप बच्चों के अधिकार को छीन रहे थे। पता है उनके ऊपर केस भी हो सकता है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अंजू ने अपनी माँ के दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। लेकिन दशहरे के दिन उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात कह ही दी। उस त्यौहार के दौरान जब रावण का पुतला जलाया जाता है, इसे बुराई पर अच्छाई की विजय माना गया है। और जब वो सब रावण दहन देख रहे थे तो अंजू ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। मम्मी, मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि आज से मेरे और मेरे भाई के बीच कोई भेदभाव नहीं करोगे। उसकी माँ ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, वादा किया। अंजू को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या मम्मी मजाक कर रही थी या ये बदलाव सच में उनके दिल से निकला था? खैर, अंजू हैरान थी कि मम्मी ने अपना वादा निभाया भी, और अंजू का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन साथ ही अंजू को ये भी गम था कि दूसरी लड़कियां उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं थी। अंजू की ही एक सहपाठी सालू हमेशा क्लास में अपना होमवर्क पूरा किए बिना आती थी
और जिसके लिए उसे सज़ा भी मिलती थी। वजह पूछे जाने पर वह बताती थी कि उसे स्कूल का काम करने के समय ही नहीं मिलता। उसके कंधों पर घर के कामकाजों की काफ़ी जिम्मेदारी थी, जैसे चपाती बनाना और घर के दूसरे काम निपटाना। अगर तुम्हें मेरे होमवर्क की चिंता है तो जाकर मेरे माता पिता से बात करो, उन्हें समझा। पहले तो सुनकर अंजू झिझक गई, क्या बड़े लोग उनकी बात सुनेंगे? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मेरी मम्मी बदल सकती हैं तो दूसरे क्यों नहीं। तो अंजू ने हिम्मत करके सालू के माता पिता से मिलने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अंजू को डांटा बल्कि और दो बातें सुना दी। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हारी पतंग की डोर ढीली छोड़ रखी है। लेकिन अंजू ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। वो दोबारा उनसे मिलने गई, फिर तीसरी बार गई, क्योंकि भले ही वो उनकी बातों का विरोध करते थे लेकिन उनकी बात सुन भी तो रहे थे। ऐसे ही एक बार अंजू अपने साथ अपने काका को भी ले गई। हम समझाने आए हैं, उन्होंने कहा। आपको समझाना चाहिए कि इस मामले में आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको 50,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। आखिरकार उसके माँ बाप को एहसास हुआ कि अब बदलना ही पड़ेगा। अब सालू पूरे आत्मविश्वास से स्कूल आती और उसका होमवर्क भी हमेशा पूरा होता। इस घटना ने अंजू को गीता की मां से मिलने का प्रोत्साहन किया। गीता अंजू की एक अन्य सहपाठी थी। ये भावनात्मक विनती से काम निकाला गया। आंटी जी, रोज टीचर आपकी बेटी को मूर्ख और नालायक कहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आपकी बच्ची को डांटा जाए। समस्या का समाधान आसान था कि उस बच्ची को घर के काम में कम लगाकर पढ़ने का ज़्यादा समय दिया जाए। उसकी मां राजी हो गई और कुछ ही महीने में गीता के नंबरों में 33% से 57% का उछाल देखने को मिला। तो उससे मुझे बच्चों के लिए काम करने में दिलचस्पी होने लगी। अंजू अपने गांव के बाल समूह का भी हिस्सा बनी। दरअसल उन्हें नेता के रूप में चुना गया। उनके जज्बे और जोश को देखते हुए अंजू को 2016 में ट्रेनिंग के लिए सिरसा भेजा गया, जहां उन्हें बाल मजदूरों के खिलाफ राज्य स्तर पर प्रचार अभियान से जुड़ने का मौका मिला। लेकिन बच्चों को खेतों में काम करने से रोकने के लिए सिर्फ बच्चों के माँ बाप से ही बात करना काफ़ी नहीं था, बल्कि इसके लिए जमींदारों से भी बात करने की ज़रूरत थी। हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं बच्चों के माँ बाप ही उन्हें काम पर लेकर आते हैं। अंजू ने उन्हें बताया कि वो माँ बाप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और अगर उनके खेतों में कम उम्र के बच्चे काम करते हुए पाए गए तो कानून की नज़रों में जमींदार भी उतने ही दोषी होंगे। और इस जागरूकता अभियान की बदौलत बड़ी संख्या में जमींदारों ने कसम खाई कि हम अपने खेतों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करने देंगे। लेकिन सफलता की भी अपनी एक कीमत होती है। अंजू के प्रयासों के विरुद्ध अब गांव में कई आवाज़ें उठने लगी। उसके माँ बाप को उस पर नज़र रखनी चाहिए, वो हमारे काम में क्यों दखल देती है। सभी बातें अंजू को परेशान भी करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भुलाया। उनका मकसद था अपने जैसे बच्चों की मदद करना। अब कोई मुझे सही माने या गलत, किस्मत से अंजू के अपने माता पिता ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अंजू ट्रेनिंग के लिए दिल्ली और बेंगलोर गई और फिर उन्होंने पुणे में एक्सटॉक में भी अपनी बात रखी। बल्कि उनकी वापसी पर उनकी दादी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और गांव के सरपंच ने अंजू को सम्मानित भी किया। ये सब काम करते हुए अंजू को जो विश्वास हासिल हुआ, उससे उन्होंने अक्टूबर 2017 में अपना खुद का NGO शुरू किया। बुलंद उड़ान का मकसद बाल अधिकार के क्षेत्र ही काम करना था। पहली मीटिंग के लिए अंजू का लक्ष्य था कि वह लगभग 20 वॉलंटियर इकट्ठा करेगी, लेकिन उन्हें 7 से ज़्यादा वॉलंटियर मिल गए थे। हालांकि अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी था और ये सब तपती गर्मी में होना था। बहुत से साथियों ने बीच में साथ छोड़ा। हमारे पास सिर्फ 20 लोगों की टीम ही रह गई थी, पर हम लगे रहे। बाल विवाह और शारीरिक शोषण के मामलों की पड़ताल करने के लिए वॉलंटियर घर घर जाया करते। ये सर्वे नया अकादमिक वर्ष शुरू होने से 6 महीने पहले किए जाते। हर टीम में 5-6 सदस्य होते और ये संडे को भी काम करते हुए लगभग 10 गांवों को कवर किया करते। इनके काम करने का समय सुबह 6 बजे से
शुरू होकर रात 10 बजे तक हुआ करता और इसका परिणाम भी दिल खुश कर देने वाला लिखा। बुलंद उड़ान के प्रयासों की बदौलत अब तक 698 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जा चुका है। दाखिले के बाद ग्रुप के सदस्य परिवार, पड़ोस और शिक्षकों से मिलते रहते हैं ये जानने के लिए कि वास्तव में बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं। इस कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम रही, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हो रही थी। जब बुलंद उड़ान ने बड़ोपल गांव का निरीक्षण किया तो पाया कि जाट समुदाय लड़कियों को शिक्षा लेने नहीं देता। अगर आप लड़कियों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो क्या बुलंद उड़ान ये जिम्मेदारी लेगा कि कोई भी लड़की भागेगी नहीं? उन्होंने पूछा। ये ऐसे मसले हैं कि जिनका कोई आसान समाधान नहीं। वर्तमान में अंजू को अपने काम करने के लिए 7,000 रुपये प्रति महीना चाहिए और उनकी अधिकांश ज़रूरत अपने पिता के माध्यम से पूरी होती। उनके पिता के पास भी सीमित संसाधन हैं जो ट्रक चलाकर अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब मेरे मम्मी पापा शान से कहते हैं कि देखो हमारी बेटी क्या काम कर रही है। सोशल वर्क के साथ ही अंजू अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत गंभीर है। वो अभी 12वीं में है और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनके विषय हैं। उनका लक्ष्य डॉक्टर बनने का है। अंजू सुबह जल्दी जाग जाती। उनके अनुसार सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता। उस समय आपका मन कहीं भटकता नहीं। आगे बहुत कुछ करना है और सीखना भी है।